Hello friends, I bring you new stories filled with mystery. In these stories, you'll hear about betrayal, pain, and love, all combined. So let's move on with this story. I hope you'll enjoy it. Death and Rebirth of Powerful Girl. एपिसोड 81 से 85 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे सिया दादी बच्चों को डांटती है और कहती है कि तुम लोगों ने अमायरा के साथ बहुत गलत किया। वही देव को रिग्रेट हो रहा था। उसे अपने किए पर आज बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। धीरे धीरे कर उसके आंखों के सामने सारी हकीकत आ रही थी। अब आगे। दूसरी ओर अमायरा और रवि खुद शॉपिंग करने के लिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आते हैं। ये ज्वेलरी का एक बड़ा शॉपिंग मॉल था। यहाँ पे एक से बढ़कर एक कीमती ज्वेलरी मिलती थी। अमायरा जो पिछले जन्म में ज्वेलरी डिजाइनर थी, उसे अभी यहाँ की सिचुएशन का जायजा लेना था, जिस वजह से वह यहाँ आई थी। वह देखना चाहती थी कि इस टाइम पर कैसी कैसी ज्वेलरी मार्केट में उपलब्ध है और वह इसे कितना बेहतरीन बना सकती है। इसलिए उसे एक बार ज्वेलरी को देखना तो पड़ेगा ही, जिस वजह से वह अपने साथ रवि को लेकर आती है। वैसे भी अगर वह मना करती तो रवि कौन सा मानने वाला था, इसलिए वह मजबूरी में उसे साथ लेकर आई थी। जैसे ही वह लोग ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं, उनके साधारण कपड़े देखकर एक बार तो उन लोगों को लगता है कि यह बच्चे क्या सच में कोई ज्वेलरी खरीदने आए हैं। वहां का खड़ा स्टाफ उन लोगों को ध्यान से देख रहा था। वही गार्ड ने उनके कीमती कपड़ों को देखकर उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी थी। पर वहां का स्टाफ यही सोच रहा था कि यह छोटे बच्चे कौन सी ज्वेलरी लेंगे। उन्हें अंदाजा था कि यह ज्यादा कीमती ज्वेलरी तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह अभी बिल्कुल स्टूडेंट दिख रहे थे और काफी छोटे थे। इस वजह से उन लोगों ने अंदाजे में ही कीमत लगाया और सोचा कि यह मुश्किल से 1 लाख के अंदर ही ज्वेलरी खरीदेंगे। बस यही कारण था जो उन्हें अटेंड करने कोई नहीं आ रहा था। इससे अमायरा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे कर सारी ज्वेलरी देख रही थी। वहीं उसे ऐसा करते देखकर रवि थोड़ा आश्चर्य में था। उसकी बहन आखिर में क्या कर रही है, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तभी एक सेल्स गर्ल ने कहा कि मैम, क्या आपको कुछ लेना है? अगर आपको कुछ लेना है तो बताइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। यह उन सब लोगों से बहुत ही अच्छी थी। इसके लिए ग्राहक बस उसके ग्राहक थे, ना कि कोई अमीर और ना कि गरीब। उसे अपने ग्राहक को कैसे अटेंड करना है, यह उसे अच्छे से आता था। इसलिए उसने बिना उन पर यह ध्यान दिए कि वह कितने की ज्वेलरी खरीदेंगे, बस वह उनकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि वह देख सकती थी कि बच्चे बहुत छोटे हैं और शायद वह कुछ अच्छा नहीं खरीद पाएंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना वह उनकी हेल्प कर दे, जिससे वह कुछ अच्छा खरीद सके और उन्हें कुछ डिस्काउंट भी मिल सके। इसलिए वह उन्हें बताना शुरू करती है कि मैम, इसे देखिए, ये ज्वेलरी आप पर बहुत अच्छी लगेगी और इसमें कुछ % की डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगी। जिस भी ज्वेलरी में डिस्काउंट होती वह उसे जरूर बताती और एक एक कर वह बड़े ही प्यार के साथ अमायरा और रवि को ज्वेलरी दिखा रही थी। लेकिन तभी वहां दूर खड़ी उसकी सब अपोनेंट एक दूसरी सेल्स गर्ल बोलती है कि सोनिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इन बच्चों को इतनी कीमती ज्वेलरी क्यों दिखा रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या ये बच्चे कभी इतनी महंगी ज्वेलरी खरीद सकते हैं? इसलिए जो इनकी औकात की हो बस तुम उन्हीं को दिखाओ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उसकी ओर घूर कर देखती है। वहीं रवि का तो मन कर रहा था कि वह उसे जाकर उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारे। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी औकात देखने की? क्या उसकी औकात इतनी है कि वह उनके सामने भी खड़ी हो सके? लेकिन ये घटिया लड़की उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती थी? वही वह लड़की जो किसी बड़े घर से नहीं थी, वह मामूली सी एक एम्प्लॉई थी जो बहुत गरीब घर से आती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़े ये लोग कौन हैं।
वह तो बस उनके साधारण से कपड़ों को देखकर अंदाजा लगा रही थी कि यह लोग ज्यादा संपन्न घर से नहीं होंगे, क्योंकि उनके कपड़े देखने में बड़े ही साधारण थे और सिंपल थे, जिसमें किसी भी प्रकार का लोगो वगैरह नहीं लगा था। और वैसे भी वह गरीब थी, तो इसलिए उसे इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इसलिए वह जब भी कोई अमीर ग्राहक आता था तो उसकी भर भर कर चापलूसी करती थी, जिससे वह अपना व्यवहार ज्यादा अच्छा बना सके। वही सोनिया, जो खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी, वह उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो पूनम, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ग्राहक हमारे लिए सबसे ऊपर होते हैं और हमें यही सिखाया गया है कि हमें सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। इसलिए मैं जो कर रही हूँ तुम मुझे करने दो। ये बच्चे ज्वेलरी देखना चाहते हैं तो मुझे इन्हें शांति से दिखाने दो। तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर वह घमंडी लड़की पूनम, जो कि अपने आप को यहाँ का हेड समझती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की जो हेड थी वह उसकी आंटी थी, जिस वजह से वह यहाँ पर अपना चलाया करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वही वह बहुत ही साइकास्टिक तरीके से हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, लगता है मेरी मासूम सोनिया को मुझ पर गुस्सा आने लगा। अरे बेबी, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी। अगर तुम इसी तरह से गरीबों को अटेंड करती रहोगी तो तुम अपने लिए कभी भी एक घर नहीं खोज पाओगी और तुम इसी तरह सड़कों पर अपनी जिंदगी बिताते रहोगी। सोचो जरा कि तुम्हारे पास कभी भी पैसे ना हो और तुम पूरी जिंदगी इसी तरह दर बदर ठोकरें खाती रहो, तो कितना मजा आएगा ना। उसकी बातों को सुनकर सोनिया को बहुत ज्यादा दुख होता है। हाँ, वह गरीब है और अभी अभी इस शहर में आई है, इसलिए वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। उसके पास पैसों की कमी है, जिस बहुत ही कम पैसों में कई लड़कियों के साथ पार्टनरशिप करके रहती है, जहां उसका रहना बहुत ही दुश्वार हो गया है। वह लड़कियां उसे तरह तरह से परेशान करती हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से उसे सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। वह गुस्से से पूनम की ओर देखते हुए बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। किसी की गरीबी पर इस तरह हंसा नहीं जाता है, और वैसे भी तुम्हें क्या पता है, लोगों की सूरत देखकर तुम उनकी सीरत का अंदाजा नहीं लगा सकती हो। वैसे भी तुम्हारा जो काम है तुम जाकर करो और मुझे अपना काम करने दो। इतना कहकर वह मायरा की तरफ आगे बढ़ जाती है और उसे लेकर वह दूसरी ओर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह यहाँ खड़ी रही तो यह इसी तरह उसका सर दर्द बनी रहेगी और उसे इसी तरह 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 से बातें सुनाती रहेगी। वही मायरा, जिसका यहाँ का तमाशा देखने का बिल्कुल मन नहीं था, वह भी उसके साथ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह लोग मुड़कर 2 कदम आगे चलते हैं, वैसे ही पूनम की आवाज आती है। बड़े घमंड के साथ वह बोलती है कि तुम घटिया लड़की, अपने आप को क्या समझती हो? वैसे ठीक ही तो है, तुम जैसी घटिया लड़की ऐसे ही घटिया लोगों को अटेंड कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर अब मायरा के पैर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। वह मायरा जैसे ही मुड़कर उसकी ओर देखती है तो एक पल के लिए पूनम के शरीर में ठंडक दौड़ जाती है, क्योंकि अमायरा की आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से ही जलाकर पूनम को भस्म कर देगी। पूनम को तो अमायरा को देखकर अजीब से डर महसूस होने लगते हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी लड़की का इतना खतरनाक रूप भी हो सकता है, लेकिन वह अब भी बिल्कुल उसी तरह वहां खड़ी थी और खुद को संभालते हुए बोलती है, लड़की तू इस तरह मुझे क्यों घूर रही है? जाकर अपना काम कर, वैसे भी तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे इस तरह से देख सके। उसकी बातों को सुनकर रवि अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है। वह तुरंत 2 कदम आगे बढ़कर उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम एक लड़की ना होती तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता।
वैसे तुम एक घटिया, नीच और कुतिया किस्म की इंसान मुझे लग रही हो, जो पैसों के आगे पीछे भौंकती और घूमती रहती हो। उसकी बातों को सुनकर पूनम लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? अब वहां पर आसपास काफी लोग इकट्ठा होने लगे थे। उन लोगों की बातें सबके कानों तक जा रही थी, जिस वजह से वहां थोड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। उसकी बातों को सुनकर रवि हंसते हुए बोलता है कि तुम एक घटिया औरत हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे सामने खड़ा इंसान कौन है और कैसा है, और तुम उसके लिए अपनी राय देने लगी। क्या हो अगर तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जीभ को ही अलग कर दी जाए? उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए पूनम को डर लगने लगता है, लेकिन उसे लगा कि सामने खड़ा ये छोटा बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए उसने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा कि घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसा बोलने की? उसे इतनी निडरता से बात करते हुए देखकर अमायरा को समझ आ जाता है कि जरूर यह किसी के दम पर फुदक रही है, वरना इसकी औकात नहीं है कि वह उसके सामने कुछ बोल सके। वह अभी भी खामोश होकर उसकी बातों को सुन रही थी। वह देखना चाहती थी आखिर में इसमें कितनी हिम्मत है और यह कितना बोल सकती है। बाकी वह इसे तो एक अच्छा सबक सिखाएगी ही, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो अमरा के सामने ऊंची आवाज से भी बात करे, और इस 2 टके की घटिया लड़की की इतनी हिम्मत जो उसके लिए वह इतना बुरा बोल रही है। अभी वह लोग बात को आगे बढ़ाते हैं कि तभी वहां उनकी आवाज सुनकर पहले से ही शॉपिंग करने आई हुई रीमा और उसकी दोस्त आ जाती हैं। जैसे ही वह अपने सामने अमायरा को देखती है तो उन्हें एक आइडिया आता है। वह इसे सबके सामने जलील करना चाहती थी। आज उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी घर में, जिस वजह से उसे अपना मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। तो अब उसकी बारी है। यही सोचकर वह उस भीड़ में मोर्चा संभालने के लिए कूद जाती है। यार, इससे ज्यादा बेवकूफ तो मुझे कोई नहीं दिखता। इसका हाल तो वही है कि आबेल मुझे मार। यानी शांति से खड़ी थी तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये भी लड़ाई में कूद गई। तो चलिए देखते हैं आगे कि इसके साथ अब क्या होता है। वह जैसे ही अमायरा को देखती है तो मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम इस वक्त घर पर होगी, और वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे बोल दो, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ चीजें खरीदवा देती हूँ। इतना लड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ पर इस तरह से तमाशा बनाकर क्यों हमारी इज्जत को बेइज्जत करने में तुली हो? उसकी बातों को सुनकर अमायरा की भी चढ़ जाती है और वह बोलती है कि ऐसा बोलने वाली तुम कौन होती हो, और क्या मैं तुम्हें पहचानती हूँ? उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए रीमा को थोड़ा सा असहज महसूस होता है, लेकिन वह मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे सिस्टर, तुम इस तरह से मेरे से क्यों बात कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम सुबह की बातों से नाराज हो। वैसे भी मैंने गलती तो मान ली थी और माफी भी मांग ली थी, इसलिए तुम्हें नहीं लगता है कि इतना कठोर दिल होना चाहिए? अगर मैंने माफी मांग ली है तो इतनी कठोर भी ना बनो और मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह अपनी आंखों में आंसू भर लेती है, जो उसका पुराना पैतरा था। वहीं उसकी दोनों सहेलियां, जो पहले से ही अमायरा को जानती थी और उन्हें बस यही पता था कि यह उनके घर में एक गोदली हुई बेटी है जो अभी अभी आई है, इस वजह से वह उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। इन दोनों का नाम सीमा और कंचन था। ये दोनों रीमा की अच्छी दोस्त थी, हमेशा उसके काले कारनामों में पार्टिसिपेट करती थी और उसके किए धरे को छुपाने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थी। वही वह लोग भी आगे बढ़कर बोलती हैं कि हाँ मायरा, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रूर हार्टेड हो। तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, उसने तुमसे कितनी बार माफी मांगी। तभी अमायरा अपनी आंखें घूरते हुए उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, माइंड योर लैंग्वेज। तुम कैसे इस घटिया लड़की को मेरी बहन बोल सकती हो? यह मेरी कोई बहन नहीं है, ना ही इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है।
तो वह लोग बोलते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें आसरा दिया और रहने को घर दिया और तुम इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाने में लगी हो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा की भेद सिकुड़ जाती है। इस घटिया लड़की के कहने का क्या मतलब है? ये लोग मुझे आसरा देंगे और सहारा देंगे। अरे जिसके खाने का खुद ही कोई ठिकाना नहीं है, वह क्या मुझे आसरा देगा? लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है और उसे अपनी आंखें तिरछी कर देखने लगती है। ऐसे लग रहा था मानो वह उसके मन की बातों को पढ़ना चाहती थी। वहीं रीमा एक अच्छा मौका देखकर बोलती है कि देखो, तुम्हें इस तरह से बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए पेमेंट कर देती हूँ। तो वही रवि हंसते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम एक भिखारी हमारी पेमेंट करोगी? अरे पहले खुद की तो औकात देख लो। हमारे पैसों पर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली तुम एक नीच और घटिया लड़की हो, और तुम हमारा पेमेंट करोगी? तुम्हारी औकात भी है? नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारा पेमेंट कर सको। और वैसे भी अभी यहाँ रवि राय खड़ा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? और वैसे भी तुम 2 टके की लड़की, पहले जाकर अपना पेमेंट तो कर लो, फिर तुम हमारा पेमेंट करना। आज तक हमारे पैसों पर बहुत ऐश कर रही थी ना, अब सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उसकी बातों को सुनकर रीमा को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि रीमा को बिल्कुल नहीं पता था कि उसका कार्ड पूरब ने ब्लॉक कर दिया है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वरना वह यहाँ आने की बिल्कुल भी जहमत ना उठाती। वहीं उसकी बातों को सुनकर उसकी दोनों दोस्त सीमा और कंचन गुस्से से बोलती है कि तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? आखिर में ये तुम्हारी बहन है। वहीं रवि उन दोनों को अपनी आंखें घूरते हुए देखता है। ऐसे लग रहा था मानो वह उनका खून कर देगा। अगर उन लोगों ने एक बार भी इस घटिया लड़की को उसकी बहन कहकर बुलाया, तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घटिया कीचड़ को मेरी बहन कहने की? ये पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है, इसे तुम मेरी बहन कहकर कैसे बुला सकती हो? वहीं उसकी बातों को सुनकर रीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अब तक में उनकी बातों को सुनकर इकट्ठा हो चुके थे, जिस वजह से रीमा की बहुत बेइज्जती हो रही थी। वह गुस्से में बोलती है, रवि अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी शिकायत अंकल से करूंगी और देखना वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो वही रवि हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, जैसे तू हर बार करती है ना, तू मेरी शिकायत जाकर मेरे डैड से करती है और अपने घटिया मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुझे पनिशमेंट दिलाती है। लेकिन तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ क्या कि मैं कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। और मेरे डैड अगर मुझे जब पनिशमेंट देते हैं, तो तुझे पता भी है, मेरा एक भाई है जो मुझे उनकी पनिशमेंट से पूरी तरह से बचा लेता है। इसलिए बेकार की कोशिश करना छोड़ दे और जाकर अपनी भिखारी वाली जिंदगी जी, क्योंकि आगे से मेरे भाई ने तेरे लिए अच्छा इंतजाम कर दिया है। उसकी बातों को सुनकर रीमा को थोड़ा डर लगने लगता है। आखिर में ये किस बारे में बोल रहा है? तभी रवि हंसते हुए बोलता है, वैसे तू एक्टिंग करने में कितनी ज्यादा माहिर है। तुझे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था, और वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे जाके एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपने पैर जमा, वहाँ तेरे लिए अच्छा काम है, क्योंकि तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। कैसे सुबह खुद को बचाने के लिए बेवकूफ हो गई थी, और देखो तो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल कर तुरंत यहाँ शॉपिंग करने पहुंच गई है। वाकई में तुझ जैसी घटिया लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। उसकी बातों को सुनकर अब तक वहां खड़ी भीड़ भी कान्हा फूंसी करना शुरू कर दी थी। वह धीरे धीरे आपस में बोल रहे थे कि आखिर में ये लोग कैसे हैं और ये लड़की कितनी घटिया है। उसकी बातों को सुनकर रीमा को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
तभी वह बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करते हुए बोलती है कि अमायरा, तुम मुझे क्यों इतना परेशान करती हो? मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम हमेशा मुझे परेशान ही करती रहती हो। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब तुम मुझे परेशान ना करो। और मैं इतनी ज्यादा नासमझ हूँ कि तुम्हारे चाल को समझ नहीं पाती हूँ और तुम्हारे ट्रिक में फंस जाती हूँ और हमेशा परेशान हो जाती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को तो उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आता है। ये घटिया लड़की अपने कर्मों को उसके सर पर थोप रही थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी रवि चिल्लाते हुए बोलता है, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह बोलने की? और यह क्या बोल रही हो तुम? बहुत सीधी सादी हो। अरे गिरगिट भी तुम्हारे आगे फेल हो जाए, जितनी जल्दी तुम रंग बदलती हो, और तुम बड़ी सीधी सादी हो। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब रीमा को सच में रवि पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह उसके ऊपर उसके सामने तेजी से जाती है और बोलती है कि तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना बोलकर वह उस पर हाथ उठाने जाने वाली थी। तभी अमायरा आकर जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसने उसके हाथों को इतनी जोर से दबाया हुआ था जिससे दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह छटपटाते हुए बोलती है कि घटिया लड़की, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मेरे हाथ को इतनी जोर से क्यों दबाया हुआ है? तो अमायरा गुस्से में बोलती है कि अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ ही दबाए हैं, लेकिन दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की और मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ को यहीं बीच से काट डालूंगी। इतना कहकर वह गुस्से से उसका हाथ झटकती है। उसने अपनी पूरी फोर्स के साथ उसका हाथ झटका था, जिस वजह से उसका हाथ बहुत तेजी के साथ साइड में जाकर एक दीवार से टकराता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। लेकिन वह चोट बाहर से दिख नहीं रही थी, लेकिन अंदर से उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वह अपना हाथ पकड़कर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि तुम घटिया लड़की, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अमायरा गुस्से में बोलती है कि अभी तो मैंने मारा ही है, लेकिन याद रखना आगे से तुमने ऐसा किया तो जिस तरह मैं अभी तुम्हें फूलों की तरह छू रही हूँ, उस तरह से छूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे हाथ पैर को काटकर अलग कर दूंगी। और तुम्हारी ये लंबी जबान जो किसी कुत्ते की तरह चलती है, दिन भर भौंकती रहती हो, उसे काटकर तुम्हारे मुंह से अलग कर दूंगी। उसकी इतनी डरावनी और खतरनाक धमकी को सुनकर एक पल के लिए वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें इस समय ऐसा एहसास हो रहा था कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे कर वह वहां खड़े काफी लोग थोड़ी दूर चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अमायरा का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि जिसे देखने भर से डर का एहसास हो रहा था। वहीं दूर खड़ा एक लड़का ये सारा नजारा देख रहा था। ये लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसकी ग्रे आंखें सबको एक ही पल में दीवाना बना सकती थी। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मानो हिप्नोटाइज ही हो जाए। उसकी नजरें बस अमायरा पर ही टिकी थी। वह जब से यहाँ आया था, लगातार अमायरा को ही देखे जा रहा था। वह देखने में ही इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती थी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। यही हाल उस लड़के का भी था। वह लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। कद उसका लगभग 6 फीट 2 इंच का था और चेहरा तो बिल्कुल किसी गॉड ग्रीक की तरह था। ऐसे लग रहा था मानो कामदेव का अवतार हो। देखने में वह बहुत ही गोरा था। उसके बाल भी हल्के भूरे थे जो उसके इस शरीर पर बहुत ही ज्यादा जच रहे थे। उसकी आंखें ग्रे कलर की थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हल्की बियर्ड उसके गालों पर बहुत ही ज्यादा जच रही थी। वह देखने में पूरा कामदेव लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो पलकें झपकाना ही भूल जाए। लड़कियां तो उस पर मानो अपनी जान ही न्योछावर कर दे।
वह इस समय कांच की दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था, जिस वजह से बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन अंदर वही वह सबको देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की, जिसे देखने मात्र से सबको डर का एहसास हो रहा है, वह कैसी है। लेकिन पहली ही बार में मानो जैसे उसे देखकर उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। वह लगातार अपनी बिना पलके झपकाए उसे बस एकटक ही देखे जा रहा था। तभी वहां स्टाफ के और लोग आ जाते हैं। वह लोग उन दोनों को शांत कराने लगते हैं, लेकिन रीमा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं रवि भी कम नहीं था। वह भला क्यों पीछे हटे, वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह भी लगातार अपनी जबान चलाए जा रहा था। इन सब को देखकर अमायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह यहाँ शांति से क्या करने आई थी और यहाँ क्या हो रहा है। उसे अगर अंदाजा होता कि यह घटिया लड़की भी यहाँ आई हुई है तो वह बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती। सारे मूड का सत्यानाश हो चुका था, लेकिन अब जब सब कुछ खराब हो गया है तो वह उसे एक अच्छा सबक तो सिखा ही सकती है। आज सुबह रीमा के जाने के बाद क्या हुआ था उसे अच्छे से याद था। उसके भाई ने उसके सभी कार्ड को ब्लॉक कर दिया था, तो वह अब उसे एक अच्छा सबक सिखा सकती थी। इसलिए वह बोलती है, इस तरह भाई से लड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम अपना जो काम करने आई हो वह करो, और औकात नहीं है तो यहाँ से बाहर चली जाओ। अगर तुम्हें कुछ लेना नहीं है तो इस तरह यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। और यह क्या बकवास करे जा रही हो, बिना मतलब के लड़ाई कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर रीमा को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बोलती है कि मैं बकवास कर रही हूँ? वाह क्या बात है। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, जिस वजह से मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, और तुम उल्टा मुझे फिर ताने मार रही हो। वहीं उसकी दोनों साइड खड़ी उसकी दोनों दोस्त सीमा और कंचन बोलती हैं, वाकई में अमायरा, हमें लगा नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। वह कितनी अच्छी लड़की है। वह तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम तो किसी लायक नहीं हो, और सच में तुम्हारी मदद करना ही नहीं चाहिए। आगे से तुम कभी कहीं भी परेशानी में फंसी रहोगी तो मैं मेक श्योर करूंगी कि रीमा तुम्हारी मदद ना करे, क्योंकि तुम निहायत ही घटिया हो। उसकी बातों को सुनकर अमारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बोलती है कि घटिया लड़की, तुम बार बार किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? क्या तुम्हारी औकात भी है बात करने की? वही कंचन बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलती है कि मेरी औकात इतनी है कि तुम मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हो। तुम हो ही क्या? आखिर में कचरे से उठाई गई एक लड़की हो, जिसे उठाकर रीमा के घर वालों ने अपने सर पर बैठा लिया है। इसीलिए तुम इस तरह की हरकत कर रही हो, और तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं 1 मिनट में ही चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से गायब करवा सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को हंसी आ रही थी। आखिर में इसके पापा हैं कौन? इसकी दूर दूर तक कोई पहचान नहीं है। उसके सामने एक कीड़े मकोड़े की औकात रखने वाले ये लोग आज इस तरह से उससे बातें कर रहे हैं। वह खुद में ही बोलती है, वह अमायरा क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। कहाँ मैं दुनिया की इतनी बड़ी साइंटिस्ट, कहाँ मैं दुनिया को मुट्ठी में करके रखने वाली, कहाँ मैं एक बड़ी माफिया डॉन, और आज मुझे इन चूजों की बातें सुननी पड़ रही है। लगता है जल्दी ही मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा, वरना मेरे इर्द गिर्द ये छिपकली, मेढक और टिड्डे जैसे लोग मंडराते ही रहेंगे। वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलती है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? भला मैं भी तो जानूं कितने अमीर हैं। ये बात वह सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वाकई में उसे उसके पिता का नाम नहीं पता है, और जब वह अपने पिता के दम पर इतना उछल रही है तो उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसके जमीन पर लाने को, उसे उसकी औकात दिखाने में। इसलिए वह वाकई में जानना चाहती थी कि आखिर में उसके पिता कौन है, जिससे वह उसे आराम से बैंकरप्ट कर सके।
आखिर में इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई बार बार अमायरा को परेशान करने की, और आखिर में वह कोई अमायरा नहीं है, वह तो एक खतरनाक माफिया डॉन आस है जो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और अमायरा की जिंदगी में इन लोगों ने कितने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, ये बात उसे अच्छे से पता है। तो अब जब बारी उसकी है तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह जैसे ही यह सुनती है कि उसका पिता एक पावरफुल इंसान है तो वह जानना चाहती थी कि आखिर में वह कौन है। वही कंचन बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलती है कि तुम्हें मित्तल कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, उमेश मित्तल मेरे पिता ही हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को अपना पेट पकड़कर हंसने का मन कर रहा था। यह उमेश मित्तल किस खेत की मूली है, वह जो दुम हिलाकर आगे पीछे सबके घूमता रहता है, वह इतना बड़ा बिजनेसमैन कब से बन गया। वह एक कुटिल मुस्कान देते हुए बोलती है, ओह आईसी अब समझ में आया कि तुम किस किस कुत्ते की औलाद हो। मुझे नहीं पता था कि उस कुत्ते की औलाद या कुतिया इतनी ज्यादा फूकेगी। तो चलो मैं तुम्हारे पिता को और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती हूँ। उसे अच्छे से याद था कि उमेश मित्तल वही इंसान है जिसने कंचन की इतनी बड़ी गलती पर मायरा को ही उल्टा डांटा था और उसे विवश किया था अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए। जब कंचन ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। संडे की छुट्टी होने की वजह से वह पूरे एक दिन टॉयलेट में बंद रही और दूसरे दिन जब स्कूल खुला तब जाकर वह बेहोशी की हालत में बाहर मिली थी। ये सब सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब इस बात की कंप्लेंट उसने की तो उल्टा उसके पिता ने आकर उसे बहुत ज्यादा धमकी दी और उसे कंप्लेंट वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। अब जब उसकी बेटी उसके पैसों पर उछल रही है तो क्यों ना उसे उसकी औकात दिखाई जाए। यही सोचते हुए वह तुरंत ही अपने फोन पर कुछ मैसेज टाइप करती है और फिर वह शांति से उसकी ओर देखने लगती है। वही कंचन उसे ऐसा करता देखकर उसके होठों पर विजय मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि वह उससे जीत गई और अमायरा शांत हो गई है। वह पूरे एटीट्यूड में कहती है, आखिर में तुम अपनी औकात पे आ ही गई। तो अमायरा बोलती है कि हाँ, कुछ देर में सबकी औकात पता चल जाएगी। फिलहाल तुम लोग अपने हंसते जाओ वरना मुझसे उलझकर तुम अपने जिंदगी के वह बुरे दिन देखोगी जिसे सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोलकर वह वहां से मुड़कर जाने लगती है। लेकिन अभी रीमा ने अपना बदला पूरा नहीं किया था। वह काफी तेजी से बोलती है कि क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे? आखिर में तुम हॉस्टल की एक गरीब लड़की हो तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ होंगे? चलो मैं दरियादिल बन जाती हूँ और तुम्हारे ऊपर रहम कर तुम्हारे लिए कुछ खरीद देती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अभी कुछ बोल पाती। उससे पहले ही रवि, जो अभी तक शांत खड़ा था क्योंकि उसकी बहन बोल रही थी, तो वह बिल्कुल भी अपनी बहन के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। वह तुरंत ही बोलता है कि तुम जैसी घटिया लड़की की औकात नहीं जो मेरी बहन के लिए कुछ खरीद सके। वैसे मैं बता दूं कि तुम्हारी तो खुद भी औकात ही नहीं है कि तुम अपने लिए भी कुछ खरीद लो। अगर यकीन नहीं होता है तो चलो हमें कुछ खरीद कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी कितनी औकात है। वही उसकी बातों को सुनकर रीमा का तो टेम्पर ही हाई हो जाता है। वह गुस्से से काउंटर की ओर जाती है। उसने अब तक काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी। वह तुरंत ही काउंटर पर जाकर वहां खड़े सेलर को अपना कार्ड देती है और बोलती है कि लो इसके बिल करेक्ट करो। तो वह तुरंत ही उसका कार्ड लेकर मशीन में लगाता है, लेकिन तभी बीप की आवाज के साथ उसका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो वह आदमी बड़े ही जेंटल तरीके से बोलता है कि मैम, आपका कार्ड रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपके पास कोई दूसरा कार्ड हो तो आप उसे दीजिए क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को रीमा को धक्का लगता है। अरे, इसमें इतना ज्यादा बैलेंस तो था, फिर कहाँ चला गया? तो वह बोलता है कि नहीं मैम, इसमें कोई बैलेंस नहीं है।
रीमा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो वह बेचारा मजबूरी वश फिर से रीमा के सामने अब कार्ड लगाकर दिखाता है तो वह फिर से रिजेक्ट हो जाता है। ये देखकर रीमा को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह तभी जल्दी से अपना दूसरा कार्ड निकालती है और उसे देती है। लेकिन ये क्या, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर वह तीसरा और चौथा कार्ड निकालती है, लेकिन ये सारे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वह काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। क्या सच में आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से उसके पॉकेट मनी बंद कर दी गई है और उसके पैसे भी उससे छीन लिए गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। वह मन ही मन घबराने लगती है। तभी रवि उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इस समय रीमा के दिल में चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। वह गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए रवि की ओर देखती है और कहती है कि घटिया इंसान, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वह जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि घटिया लड़की, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया? भाई ने तेरा कार्ड बंद कर दिया है। हाँ, तुझे पता कैसे चलता? तू तो सुबह ही नौटंकी करके वहां से भाग आई थी। लेकिन तेरी माँ को सब कुछ पता है। क्या उसने तुझे नहीं बताया? वैसे भी वह एक रखेल है तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। वह किसी दूसरे को फंसा लेगी और उससे कार्ड लेकर आ जाएगी। उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी, जिसे सुनकर रीमा का पूरा शरीर गुस्से से जला जा रहा था। वहीं रवि एक भी मिनट के लिए पीछे नहीं हट रहा था। वहीं अब रीमा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तेजी से रवि की ओर बढ़ती है और अपना हाथ उठाती है, इससे पहले कि वह उसे थप्पड़ मार पाती। अमारा बहुत ही तेजी से एक्शन लेती है और वह, जो कि रवि की दूसरी साइड खड़ी थी, काफी तेजी से आकर रीमा के हाथों को झटके के साथ पकड़ लेती है और दूसरे ही पल तेजी से मोड़ देती है, जिससे एक जोरदार कट की आवाज आती है। उसी के साथ रीमा का हाथ टूट जाता है। उस बुरे हाल में रीमा की चीख गूंज जाती है। यह इतना जल्दी हुआ कि वहां खड़ा कोई इंसान देख नहीं पाया। उन्होंने तो ये तक नहीं देखा कि यह क्या हुआ। वह बस इतना ही देख पाए कि कोई परछाई काफी तेजी से उस ओर गई और फिर रीमा के चीखने की आवाज आई। किसी ने यह नहीं देखा कि उसके साथ हुआ क्या। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आंखों का भ्रम हो। वहीं शीशे के वॉल के पीछे से खड़ा वह व्यक्ति सारा नजारा देख रहा था। उसे भी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। वहीं उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह अब तक इतना अंदाजा लगा चुका था कि सामने खड़ी ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह कोई साधारण लड़की नहीं लग रही थी। वैसे भी उसका श्याम बहुत ही ज्यादा था। कोई भी देखकर बस उसे देखता ही रह जाए। अगर उसे इस तरह इस लड़की को पूरी जिंदगी भी देखना पड़ा तो शायद उसे बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस होगी। पता नहीं आज उस इंसान को क्या हो गया था। वह इंसान देखने में कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसके आसपास का औरत बहुत ही पावरफुल था और उसके आसपास से खतरनाक वाइब आ रही थी। वहीं साइड में खड़ा उसका असिस्टेंट, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त था। वह सारा नजारा अपनी आंख फाड़े देख रहा था, क्योंकि उसे भी अब तक सारा मारा माजरा समझ आ चुका था। वह अच्छे से समझ गया था कि यह लड़की जो खुद को शांत दिखा रही है, एक तूफान है। अभी तक मायरा शांति से सब कुछ देख रही थी। वह बिल्कुल भी यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, वरना अभी तक इन लोगों ने जितनी बकवास की, वह उनकी बकवास सुनने वाली नहीं थी। एक पल ना लगता उसका मुंह तोड़ने में और उसे इस दुनिया से गायब करने में। लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों के बीच वह कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वह बस शांति से यहाँ ज्वेलरी की डिज़ाइन देखने आई थी और उसे देखकर लौट जाना चाहती थी। वहीं रवि तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह खुशी के मारे अपनी जगह पर उछलने लगता है और जोर जोर से बोलने लगता है, वाओ सिस्टर, क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो।
वैसे तुम इन दोनों को भी सबक सिखाओ। वही उसकी बातों को सुनकर कंचन और सीमा तो डर से कांप जाती है, क्योंकि वह रीमा का हाल देख रही थी। वह किस तरह से दर्द से तड़प रही थी। कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वही वह सेल्स गर्ल जो इन लोगों के साथ अभी तक बदतमीजी से पेश आ रही थी। उसके तो गले से थूक ही नीचे नहीं उतर रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अटक गई हो। उसने नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वही चारों तरफ अब शांति पसर चुकी थी। बस वहां रीमा के रोने की आवाज आ रही थी। तभी वहां पर किसी के फोन की घंटी सुनाई बजती है। फोन लगातार बजे जा रहा था। ये और किसी का नहीं, कंचन का फोन था। जैसे ही कंचन अपने होश में आती है, वो तुरंत ही अपना फोन रिसीव करती है। लेकिन दूसरे तरफ की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि घटिया लड़की, तूने किसे ऑफेंड कर दिया है, जिस वजह से आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। तू मेरे लिए मर गई है। तू कभी लौटकर घर मत आना। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। ये और कोई नहीं। दूसरी तरफ पर फोन पे बात करने वाला इंसान कंचन का पिता था, जो पैसों के लिए हमेशा ही पागल रहता था। और अब जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के कारनामे ऐसे हैं जिस वजह से उसे बैंकरप्ट कर दिया गया है, तो वह अपना होश नहीं संभाल पाया और तुरंत ही अपनी बेटी को फोन लगाकर उसे डांटना शुरू कर देता है। वही जैसे ही कंचन ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डरी हुई नजरों से अमायरा की ओर देखती है। उसे पता चल चुका था कि यह सारा किया धरा इसी लड़की का होगा, क्योंकि अभी तक तो वह सिर्फ इसी को नाराज किया है। बाकी वह सुबह से अभी किसी से मिली ही नहीं। तो क्या यह इतनी ज्यादा पावरफुल है? क्या यह इतनी ज्यादा अमीर है कि एक ही पल में उसे सड़क पर ला सकती है? ये सोचते ही उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। वही उसके पिता बोलते हैं, तुरंत मेरे आंखों के सामने आ, वरना मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। आज तू मेरे गुस्से से नहीं बच सकती है। वही उसकी बातों को सुनकर अब कंचन की रूह कांप जाती है। उसका पिता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर बात पैसों की हो तो वह किसी का सगा नहीं था, ना ही अपनी बीवी का, ना ही अपने बच्चों का। कंचन को अब अंदर से इतना ज्यादा डर लगने लगता है कि वह जोर जोर से रोने लगती है और तुरंत ही वहां से भागकर जाने लगती है। वही उसे इस तरह से जाता देखकर सीमा को समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया और वह किसके साथ जाए। वह अमायरा को देखती है तो अमायरा के होठों पर एक बड़ी ही कुटिल मुस्कान थी, जिसे देखकर उसे एक बार फिर से डर महसूस होता है। वही सीमा समझ नहीं पा रही थी कि वह रीमा को हॉस्पिटल पहुंचाए या कंचन के पीछे जाए। लेकिन इस वक्त उसे यही लगा कि उसे इस वक्त रीमा के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया था, जो अब धीरे धीरे कर सूज रहा था। उसके हाथों में पूरी तरह से स्वेलिंग आ रही थी, जिस वजह से उसे और ज्यादा दर्द हो रहा था। वह तुरंत ही रीमा को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। वही रीमा का दर्द से बुरा हाल था। वही सारा नजारा देख रहे लोग रीमा को अफसोस भरी नजरों से देखते हैं। उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि इस लड़की का हाथ टूटा कैसे, क्योंकि यह काम इतनी सफाई के साथ अमायरा ने किया था कि उसे किसी ने नहीं देख पाया। वही सबके जाने के बाद अब वहां पर शांति पसर जाती है और सभी लोग अब अपने साइड चले जाते हैं, इसलिए वहां पूरी तरह से स्पेस हो जाता है। तो अमायरा भी अब शांति के साथ अब अपना काम कर सकती थी है। वह धीरे धीरे कर अब ज्वेलरी के सारे डिजाइन देखना शुरू करती है। वही अब तक जो सल्स अमायरा के लिए उल्टा सीधा बोल रही थी, वह तो डर के मारे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे अब अमायरा से बिल्कुल भी भिड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तक का सारा नजारा उसने अच्छे से देखा था। वही सोनिया जो वहां खड़ी सब कुछ देख रही थी,
उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आखिर में उसे भी तो इसी तरह से परेशान किया जाता था, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब घर से आती थी। उसे इस वक्त मायरा बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह प्यार से अमरा के पास जाती है और बोलती है कि मैम आइए, मैं आपको और भी बहुत कुछ अच्छा दिखाती हूँ। ये कहकर वह उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं उस सेशन के बाद एक दूसरा सेशन आता है जिसमें बहुत ही ज्यादा महंगे ज्वेलरी रखे गए थे। वह ज्वेलरी इतने ज्यादा महंगे थे कि कोई साधारण इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अमायरा उस ओर देखती है तो वह उससे पूछती है कि उधर क्या है, तो वह उसे बताती है कि यहाँ पर दुनिया की एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्वेलरी है जो सिर्फ एक ही पीस में है और इसे खास ऑर्डर पर बनाया जाता है। ये बहुत ही नायाब हीरे से बनाया जाता है जिसका मिलना बहुत ही कठिन होता है। तो अमायरा बोलती है क्या हम उसे देख सकते हैं? तो वही वह सल्स थोड़ा सा संकुचाती है क्योंकि उसे हर किसी को दिखाने का ऑर्डर नहीं था। वह सिर्फ खास लोगों को ही दिखाया जाता था जिसकी लेने की हैसियत हो और जो बिना लिए उसे ना जाए क्योंकि वह सबके लिए ओपन नहीं था। तो अमायरा उसकी हिचकिचाहट देखकर बोलती है कि फिक्र ना करो, अगर मुझे पसंद आया तो मैं उसे जरूर बाय करूंगी, जो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ज्वेलरी इतनी ज्यादा कीमती है तो उसे लेने से जिस सर्च करके द्वारा उसे बेचा गया होगा उसके भी कुछ % उसे प्राप्त होंगी। तो वह उसके व्यवहार से खुश थी, इसलिए वह उसे ले सकती थी और उसके लिए कुछ हेल्प कर सकती थी। तो वह शेरशगर कहती है कि मैम थोड़ा रुकिए, मैं अपने मैनेजर से एक बार ऑर्डर ले लूं, उसके बाद ही मैं वहां जा सकती हूँ, क्योंकि उसे सभी को दिखाने का परमिशन हमें नहीं है। यहाँ तक कि हम भी उसे बिना किसी कारण के नहीं देख सकते हैं। तो अमायरा बोलती है ठीक है, तुम पूछ सकती हो। तो वह तुरंत अपने फोन से अपने मैनेजर से बात करती है। जब मैनेजर यह सुनता है तो वह सोचता है कि मना कर दे, लेकिन मैनेजर के सामने खड़ा वह लड़का जो मैनेजर के कैबिन में ही खड़ा था वह उसे बोलता है कि नहीं, उसे जाने दो। मैनेजर की उस लड़के की बातों को सुनकर मैनेजर की भी हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ बोल सके। वह तुरंत ही उस सेल्स गर्ल को बोलता है कि आप उसे लेकर जाए और उसे जो भी देखना हो मैडम को सब कुछ दिखाए। तो उनकी बातों को सुनकर इस सेल्स गर्ल को अच्छा लगता है। सोनिया तुरंत ही खुशी खुशी मैनेजर को थैंक यू बोलती है और फिर वह बहुत ही खुशी के साथ अमायरा को बोलती है चलिए मैडम, सर ने परमिशन दे दिया है, हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। इतना कहकर वह शीशे के बने उस कमरे के अंदर चली जाती है। वह रूम में लगा शीशा पारदर्शी था जिससे बाहर से सब कुछ देखा जा सकता था। अमायरा एक एक कर बहुत ही बारीकी के साथ सारे चीजों को देख रही थी। वहां बहुत सारे पेंडेंट रखे हुए थे, ब्रेसलेट रखे हुए थे और नेकलेस रखे हुए थे और यहाँ तक कि वहां बहुत ही कीमती हार भी रखा हुआ था, जो कि किसी रानी या महारानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता। फिलहाल अमारा को इस हार में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह हार बहुत ही हैवी थे। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा कर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पिंक डायमंड पर पड़ती है जिससे एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट बना हुआ था। ये देखकर उसकी नजरें चमक जाती है। वह उस पिंक डायमंड के पास जाती है और उसे उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है। तो सेल्स गर्ल बोलती है मैम आराम से, क्योंकि यह यहाँ का बहुत ही महंगा ज्वेलरी है। ये बहुत ही ज्यादा कीमती है और बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये पिंक डायमंड है जिसे हाल ही में अमेरिका से मंगाया गया है और यह जल्दी ही किसी ऑक्शन में रखा जाएगा। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो अमायरा बोलती है कि इसे किसने मंगाया है? तो वह बोलती है सॉरी मैम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बाहर से जितनी खबर सुनी है बस मैं उतना ही जानती हूँ। अमायरा को भी पता था कि एक साधारण सी सेल्स गर्ल अंदर की बातें नहीं जान सकती है, लेकिन वह पिंक डायमंड अमायरा को बहुत अच्छा लगता है।
तो वह पूछती है कि इसकी कीमत क्या है। तो वह उसे देखते हुए बताती है कि इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इतना बोलते हुए उस साहसकर की जबान तो कांप रही थी, क्योंकि 2 करोड़ तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती है, क्योंकि जहां अमीर लोग एक छोटी सी ब्रेसलेट 2 करोड़ की पहन सकते हैं, वहीं वह गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी 2 करोड़ नहीं देखते हैं। उनके लिए तो 1-2 लाख भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, जहां वह मुश्किल से 20 से 25 हजार की नौकरी करते हैं, जिसमें उन्हें अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है। एक आम सी जिंदगी जीने वाले लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते थे। वहीं अमायरा के लिए ये 2 करोड़ कोई मायने नहीं रखता था। वह तुरंत ही उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में ले लेती है। ये ब्रेसलेट उसके भाई के हाथों में बहुत अच्छा लगेगा। ये और किसी के लिए नहीं, बल्कि वह अपने बड़े भाई पूरब के लिए यह ब्रेसलेट लेना चाहती थी। वह बिल्कुल उसके भाई की तरह ही परफेक्ट था। उस ब्रेसलेट में कोई भी कमी नहीं थी। अमरा उस सेल्स गर्ल को बोलती है कि इसे पैक कर दो। जैसे ही वह शेरिश ये सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या ये 2 करोड़ की ब्रेसलेट को ये छोटी सी नन्ही सी लड़की अफोर्ड कर सकती है? क्या उसने अब तक जो सोचा था सब कुछ गलत था? तो वह सोचती है कि शायद मैं ठीक से नहीं सुन पाई। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, मैम आपने क्या कहा? शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। उसकी हिचकिचाहट देखकर अमायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो वह बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे पैक करवा दें। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर सोनिया को यकीन होता है कि वाकई में उसने जो पहली बार सुना था वह सही सुना था। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं वह आश्चर्य से उस नन्ही सी लड़की को देख रही थी। पहली नजर में ही वह लड़की सोनिया के दिल को भा गई थी, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लग रही थी उसे, और वैसे भी अमायरा इतनी प्यारी थी भी, और वहीं जब अब वह 2 करोड़ अमाउंट को एक ही झटके में दे सकती है, यानी यह साधारण सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये बहुत ही अमीर फैमिली से होगी। ये सब सोचकर वह सेल्स घर थोड़ा और भी अदब के साथ अब उससे बात करने लगती है। वहीं अमायरा देखती है कि कैसे वह सेल्स घर अब तक जैसे साधारण दोस्त की तरह बात कर रही थी, उससे अब उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। अब वह थोड़ी उससे दूरी मेंटेन करते हुए मैडम मैडम करके हर शब्द पर बोल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अमीर लोग अक्सर गरीब लोगों को अपने पास नहीं भटकने देना चाहते थे। वह उन्हें घिन की नजरों से देखते थे। शायद ये मैडम भी ऐसा ना करें। वैसे ही वह उन अमीर लोगों से पहले ही दूरी मेंटेन करके रखती थी, जिससे उसे उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। वहीं वह उसे लेकर तुरंत ही पैक करने के लिए चली जाती है। वहीं जैसे ही वह उसे पैक करके लौट रही थी, तो पहली वाली सेल्स घर पूनम उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? क्या वाकई में वह लड़की इसे अफोर्ड कर सकती है? तुम्हें नहीं पता है, शायद वह तुम्हारे साथ घटिया मजाक कर रही है। देखने में वह इतनी गरीब है और 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। वह एक छोटे से ब्रेसलेट की इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकती है? तुम ठीक से एक बार चेक कर लो, है ना? ऐसा ना हो कहीं तुम अपने जॉब से हाथ धो बैठे हो, क्योंकि तुम्हें पता है जिस चीज को तुम वहां से निकाल कर बाहर जा रही हो, अगर वह थोड़ा भी नुकसान हुआ तो तुम्हें तुम्हारे जॉब से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ऊपर से जो पेनल्टी लगाई जाएगी, वह अलग से। उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए तो सोनिया के दिल में डर बैठ जाता है कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया तो वह पूरी जिंदगी में भी उस चार्ज को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे भरोसा था, क्योंकि उसने अमायरा की आंखों में सच्चाई देखा था। इसलिए वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि जो होगा मेरे साथ होगा, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है।
वही पूनम उसे एक कुटिल मुस्कान के साथ देखने लगती है और कहती है कि घटिया लड़की, तेरे जैसे ही पूरी वह लड़की भी घटिया ही है। देखती हूँ कैसे तुम दोनों को बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाता है। आगे बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे लगता है आज फिर से एक और अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। वही जैसे ही वह शेषघर अमारा के पास पहुंचती है तो वह बड़े ही सम्मान के साथ उसे वह बॉक्स उसकी ओर आगे बढ़ाकर बोलती है कि मैम लीजिए, यह आपका ब्रेसलेट पैक हो गया है। आप इसका पेमेंट कैसे करना चाहेंगी? तो वह बोलती है कि यह मेरा कार्ड लो और इसमें से पेमेंट करो। तभी वह अपने पास से एक गोल्डन कार्ड निकालती है, जिसे देखकर वह शेरस तो आश्चर्य में पड़ जाती है कि इस नन्ही सी बच्ची के पास गोल्डन कार्ड भी है। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि वाकई में वह इसकी पेमेंट कर सकती है। वही जैसे ही रवि गोल्डन कार्ड देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसकी बहन के पास ये गोल्डन कार्ड कहाँ से आया। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन के पास ये कार्ड कहाँ से आया। वह बहुत ही उत्सुकता के साथ उससे पूछता है कि सिस्टर, तुम्हारे पास ये गोल्डन कार्ड कहाँ से आया? क्या तुम सच में इतनी ज्यादा अमीर हो? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी तुम्हारी तरह अमीर बनना है और इसी तरह गोल्डन कार्ड रखना है। उसकी बातों को सुनकर अमारा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका भाई ले देकर पैसे के पीछे ही भागता रहता है और अब उसे अमीर बनना है और गोल्डन कार्ड रख रहा है। तो वह बोलती है कि भाई, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम रख लो। मैं उसकी बातों को सुनकर रवि की तो आंखें फैल जाती है। वह हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई में मैं ये कार्ड रख लूं? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तो वह बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम इसे रख सकते हो। तो वह बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इसे अपने पास रखो, तुम्हें बहुत सी जरूरत होगी। मैं क्या करूँगा इसे अपने पास रखकर? वैसे भी अगर मुझे कुछ जरूरत होगी तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुमसे ले लूंगा। उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा को हंसी आने लगती है। वह बोलती है कि क्या वाकई में तुम मुझसे पैसे लोगे? क्या मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ? तो वह थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। वह क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वही उसे इस तरह शांत देखकर अमायरा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, भाई मैं मजाक कर रही थी कि तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। जो कुछ भी मेरा है वह भी आपका भी तो है। उसकी बातों को सुनकर रवि के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ सिस्टर, मैं नहीं भूल सकता हूँ कि तुम मेरी प्यारी बहन हो और जो कुछ तुम्हारा है वह मेरा है। वैसे तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उस दिन तो तुमने जो पैसे जीते थे तो वह तुमने पूरे के पूरे खर्च कर दिए थे। उसका तुमने बंगला लिया था और भी बहुत से सामान लिया था, तो तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं बचे थे। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि भाई मैंने पिछले दिन ऐसा बहुत कुछ किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। उसी से मैंने इन पैसों को कमाया है। ये सुनकर उसका भाई आश्चर्य से देखने लगता है और बोलता है कि सिस्टर, मैं तो सारे वक्त तुम्हारे साथ रहता था, तब तुमने कब किया? तो उसने कहा कि मैंने ये रात में किया है। तो रवि बोलता है कि इसका मतलब तुम रात को घर से बाहर छुप कर जाती हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुम्हें अगर कहीं जाना चाहिए तो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इतना कहकर वह मुंह बना लेता है। वही उसकी बातों को सुनकर अमायरा का तो मन कर रहा था कि वह अपना सर पीट ले। उसका भाई उसकी बातों को नहीं समझ रहा था। तब वह बोलती है, भाई मैं कहीं नहीं जाती थी, ये सारा काम मैं अपने कंप्यूटर से करती हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर रवि उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगता है।
उसको बिल्कुल नहीं समझ में आया था कि आखिर में उसकी बहन ऐसा क्या करती है कंप्यूटर में जो इतने पैसे कमा सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो वह भी ऐसा करके पैसे कमा सकता है। तो वह उससे पूछता है कि सिस्टर तुम ऐसा क्या करती हो? तो वह बोलती है कि मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊं। आप कभी किसी को नहीं बताओगे। तो वह जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि प्रॉमिस में ये सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन सिस्टर प्लीज तुम अपना सारा सीक्रेट मुझे बताया करो। उसकी बातों को सुनकर मायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाकई में उसका भाई बहुत ही प्यारा है। तो वह बोलती है मैं एक टॉप लेवल की हैकर हूँ और मुझे कुछ टास्क मिलता है जिसे अगर मैं पूरा कर लूँ तो मुझे बहुत पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि यह टास्क करोड़ों रुपए का होता है। उसी से मैंने ये पैसे कमाए। ये सब सुनकर रवि की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसके बहन एक हैकर भी है। अरे यार उसके अंदर इतने सारे गुण हैं और वही एक नंबर का निकम्मा। वह ये सोचकर बोलता है कि सिस्टर तुमने ये सब कहाँ सीखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम उम्र में तुमने इतना सब कुछ सीख लिया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रवि को अपने बहन की आइडेंटिटी पता चल पाएगी? और क्या मायरा रवि को और कुछ भी बताएगी? और वह दूसरा लड़का कौन है जो तब से मायरा को देखे जा रहा है जब से वह इस मॉल के अंदर आई थी? उसकी असली आइडेंटिटी क्या है और वह कौन है? जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अपने हीरो की नई एंट्री के साथ। तब तक के लिए हमारी स्टोरी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।